उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश की एक अपूर्ण क्षति है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे 86 वर्ष के थे। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। अपने पद पर रहते हुए टाटा समूह को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा भी दिलाई थी। उनकी कमाई का आधा हिस्सा दान भी जाता रहा है। उन्होंने समाज कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज सारा देश शोक में है। लोग ये बोलते नजर आए कि भारत सरकार को एक दिन रतन टाटा के मौत के उपलक्ष्य में शोक दिवस मनाया जाना चाहिए या दिवस रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए रतन टाटा जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। माता सोनू टाटा और पिता नवल टाटा। 10 साल बाद इनके माता पिता अलग हो गए। तब इन्हें अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ा था। उसी अनाथ आश्रम से इनकी दादी नवाजबाई टाटा ने इन्हें गोद लिया और इनका लालन पालन किया। कहानियों के द्वारा कह कर दादी इन्हें अच्छी अच्छी बातें पढ़ाती, अच्छे ज्ञान देती। वे कहानियाँ सुनकर ही बड़े हुए थे। इनकी पढ़ाई मुंबई के कंट्रोलर और जॉन केनल स्कूल में हुई थी। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी वे आर की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा 1991 में टाटा कंपनी की कमान संभाली थी। उसमें कंपनी ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैली हुई थी। रतन टाटा जब चेयरमैन या कहें कि इसके मैनेजर या चेयरमैन कहे बने, तब इन्होंने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज और 2004 में कंसल्टिंग सर्विसेज की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया था। 2000 में टाटा टी, 2007 में कोरस स्टील कंपनी, 2008 में जगुआर लैंड रोवर, टाटा मोटर्स सभी इन्होंने शुरू करवाए थे। 2003 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश का ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण इन्होंने किया था। 2017 में रतन टाटा के रिटायर के बाद अब एन चंद्रशेखर ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली है। इससे पहले इनकी कमान साइरस ने संभाल रखी थी। टाटा का जन्म तो एक कारोबारी परिवार में हुआ था। ये बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में यानी कि नेल्को प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें ये कमान सौंपी गई थी। उसमें कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने इस कंपनी में अपना समय दिया। नेल्को कंपनी को एक झटके से उबारा, बल्कि इसमें इन्होंने 20% हिस्सेदारी भी बढ़ाई, जो इनकी सफलता के कारनामे की पहली सीढ़ी थी। हालांकि इमरजेंसी आई और इंदिरा गांधी ने काफ़ी समय तक इमरजेंसी लगाई, जिससे आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इमरजेंसी काफ़ी समय तक चला था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। यह कंपनी उसमें काफ़ी नामी थी और इसकी कमान टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी ने संभाली थी। कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी भी दे दी गई। ये कंपनी भी इसमें घाटे में चल रही थी। आखिरकार रतन टाटा ने इसे भी बंद करने का प्लान बनाया, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे वे, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना उनको पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों को कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी।
जितनी बुरी हालत में भी उन्होंने कंपनी के काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था, उतना शायद ही कोई कर पाता। रतन टाटा हार मानने वालों में से नहीं थे। वे लगातार सोचते थे कि क्या इस कंपनी में घाटे का करने का कारण क्या था और लोग क्या चाहते हैं। लोग अगर चाहते हैं अगर मैं उस अनुसार काम करूं तो ज़रूर से ज़्यादा मैं कंपनी को आगे पहुंचा सकता हूं। बस उनकी सोच ही उनके लिए सबसे बड़ा धन था। इस काबिलियत को देखते हुए उनके JRD टाटा 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। JRD टाटा उसमें 1991 से पहले टाटा कंपनी के मैनेजर थे, या कहिए कि उन्हीं के नाम से ये कंपनी थी। फिर उन्होंने उत्तराधिकारी की जब घोषणा की तब 1991 में रतन टाटा ने बागडोर संभाली। उसमें टाटा कंपनी ज़्यादा कमाई के दौर में थी लेकिन घाटे में भी चल रही थी। जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि टाटा कंपनी में कुछ अलग ढंग से मुझे करना है, क्योंकि पीछे 2 कंपनियों में घाटे ये सह चुके थे, इसलिए इन्हें पूरी मेहनत करनी थी इस टाटा कंपनी को ऊपर ले जाने में। उन्होंने इसके लिए ज़्यादा अनुभव बिटोरना चाहा। अनुभव तो था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अनुभव करना और विरोधाभास का सामना भी इन्हें करना पड़ा था। ये उसमें मुश्किल दौर था जब इन्हें रतन टाटा को टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसमें वाकई ये अनमोल रतन थे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और उसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इन्होंने टाटा ग्रुप की नई पहचान दिलाई। आज हम लोग टाटा की स्टील, लोहा, नमक, मसाले, यहाँ तक कि चाय, चीनी, जितने भी ब्रांड हम लोग टाटा के इस्तेमाल करते हैं, घरों से बाहर तक, यानी कि छोटे से बड़े तक जितनी भी टाटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह इन्हीं की देन है। रतन टाटा ने सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। टाटा नैनो के आदि क्यों हुए, वो क्यों चाहते थे कि इनकी टाटा कार सबको उपलब्ध हो। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया था और महंगी कारें बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लाख रुपए की ये कार सबको बजट में ही आती थी, जिसका नाम था नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और सबसे छोटे आकार की थी। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर साइरस को सौंपी थी। वे सभी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी एक्टिव रहे। इन्होंने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना इन्होंने बढ़ा दी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उसमें टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कहा जाता है कि रतन टाटा कार के बहुत शौकीन थे। वे चाहते थे कि दुनिया का ऐसी गाड़ी उतारूं जो सबको पसंद और कंफर्टेबल हो। लेकिन रतन टाटा ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। ये समा भी आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला भी कर लिया। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास वे गए। उसमें रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों देर तक मीटिंग चलती रही। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उससे इतना पैसा क्यों लगा दिया आपने। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये सब सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने के फैसले को रद्द कर दिया।
उन्होंने यह डील भी ख़त्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम करते करते उन्होंने यह सोचा कि अब इस बार मैं नए ढंग से सोचकर नए ढंग से ही इसका इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने एक कंपनी में रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इंडिका कार पर काम करना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स में जो भी कमियां थी और मार्केट में जो भी मांग थी उसके अनुसार इन्होंने अपने टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया, फिर उसे लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते गए और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर से लॉन्च किया। फिर वही इंडिका कार को अपने सफलता का जरिया बना लिया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां, एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप 400 अरब डॉलर यानी करीब 35 लाख करोड़ रुपया है। मौजूदा समय में कंपनी की 29 कंपनियां शेयर बाजार के लिए लिस्ट में हैं। ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी है। कंपनी का मार्केट कैप 9 अक्टूबर 2024 तक 15 करोड़ 38 लाख 519.36 करोड़ रुपये है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भी सम्मानों से सम्मानित हमारे रतन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को उनका मुंबई के अस्पताल में देहांत हो गया। और ऐसे हमारे बीच थे रतन टाटा जी, न किसी से दुश्मनी और न ही किसी से लेन देन, बस अपने ही एक विशिष्ट गुणों के कारण वे आज महानायक की गिनती में आ चुके हैं, या कहें महापुरुष। तो ऐसे होते हैं महापुरुष जो अपने काबिलियत के दम पर किसी को कुछ दे जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।